अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, गुज़श्ता 12 सालों से सिंध में बरसर इक़्तिदार जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद होती है कि वो तसलसल के साथ एक सूबे में हुकूमत करने के बावजूद सूबे के हालात को दुरुस्त नहीं कर पाई है। 18वीं तरमीम के तहत तालीम जो है ये एक सूबाई सब्जेक्ट है, लेकिन पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत गुज़श्ता 12 सालों में अपने सूबे में तालीम का निज़ाम भी दुरुस्त नहीं कर सकी है। ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक 90 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन में मुलव्वस चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड डॉक्टर सईदुद्दीन को मजीद 3 सालों के लिए इंटर बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इस हवाले से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मंजूरी भी दे दी है। ज़राए का ये दावा है कि कराची के तीनों तालीमी बोर्ड्स में रिटायर्ड अफसरान तैनात किए जा रहे हैं, जबकि रिटायर्ड अफसरान की तैनाती क्रिमिनल पटिशन 89/2013 में 2013 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है, सरसन खिलाफ वर्जी है। ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड डॉक्टर सईदुद्दीन की सरबराही में बोर्ड के अंदर ही करप्शन उरूज पर पहुंच गई है। डॉक्टर सईदुद्दीन नताइज और इम्तिहानी मराकिज़ की खरीदो फरोख्त, फीसों की मुआफ़ी के इख्तियार का गलत इस्तेमाल, कॉपियों की छपाई और इमारत की तज़ीन व आराइश, फर्नीचर की खरीदारी का मामला हो, ठेकों और स्कॉलरशिप के पैसों में हेर फेर और दीगर कामों में मुबैना तौर पर 90 करोड़ रुपए से ज़्यादा के करप्शन में मुलव्वस हैं, जबकि बोर्ड के अंदर अब एक पूरा माफिया बन चुका है और इस माफिया की गठजोड़ से 1 लाख से ज़ायद नताइज फी पर्चा 6,000 से 15,000 में फरोख्त करके लाखों खानदानों का जो मुस्तकबिल है ये दाव पर लगा दिया गया है। इस हवाले से ज़रा ये भी दावा करते हैं कि फील्ड में एजेंटों से बराह रास्त चेयरमैन बोर्ड सईदुद्दीन का PO फ्रंटमैन ज़ियाउल हक जो है ये सारे मामलात को डील करता है, जबकि IT इंचार्ज अदील परवेज़ कंप्यूटर सेक्शन से बराह रास्त नताइज को बदल देता है। अदील परवेज़ चेयरमैन बोर्ड का करीबी अजीज़ भी है और अदील परवेज़ को भी अहलियत पर पूरा ना उतरने के बावजूद इंचार्ज IT तैनात किया गया। इस तरह सालाना लाखों उम्मीदवारों से फीस मुआफ़ी के नाम पर करोड़ों रुपए की करप्शन की जा रही है। ज़रा ये दावा भी करते हैं कि 2 साल पहले 28,000 फॉर्म बराह रास्त सेक्शन में जमा करा के असल फीस को हड़प कर लिया गया और हर साल हजारों स्कूलों के इम्तिहानी मराकज़ फरोख्त हो रहे हैं। फी स्कूल 20,000 रुपए या फी उम्मीदवार 1,000 रुपए रेट मुकर्रर है, जबकि इसी तरह एक पर्चा पास करवाने का जो रेट है ये 15,000 रुपए मुकर्रर है। अगर आप 15,000 रुपए दे सकते हैं और आप किसी पर्चे में फेल हैं तो आपके लिए कोई मसला नहीं, आप पास हो सकते हैं। और इस तरह कोई भी 10 पर्चों का 1,50,000 देकर A1 ग्रेड के साथ मैट्रिक की सनद को वसूल कर सकता है। क्या बात है। ज़राए का यह भी दावा है कि बोर्ड के साबिक नाज़िम इम्तिहानात खालिद एहसान चेयरमैन बोर्ड के उन मकरूह धंधों में रुकावट डाल रहा था जिसकी वजह से चेयरमैन बोर्ड ने गुज़श्ता साल एक शख्स को 25 लाख रुपए देकर इसे ओहदे से हटवाकर बोर्ड के नाहल तरीन और करप्ट तरीन जूनियर ऑफिसर अब्दुल रज़ाक को नाज़िम इम्तिहान जो था वो बनवा दिया था। कानूनी लिहाज से बोर्ड 1 साल तक बच्चों के पर्चे ज़ाया नहीं कर सकता, लेकिन कराची के चेयरमैन बोर्ड 1 साल से पहले ही बच्चों के पर्चे कबाड़ियों को बेच देते हैं, मगर नताइज में तब्दीलियों का तमाम रिकॉर्ड IT सेक्शन में मौजूद रहता है, जिसका अगर फ्रांसिक ऑडिट करवाया जाए तो फ्रांसिक ऑडिट करवाने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस सारे मामले पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है कराची से वज़ीर तालीम सिंध है सईद गनी साहब हैं और कराची से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कासिम हैं। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, आपने वक्त दिया। मुझे पता है आज आप बिजी थे, लेकिन थैंक यू वेरी मच, आपने मसरूफियत से टाइम निकाल कर दिया। सबसे पहले मैं ज़रा कासिम से थोड़ी सी मज़ीद डिटेल ले लूँ। सईद गनी साहब, कासिम, हो क्या रहा है कराची बोर्ड में तालीम के इम्तिहान पर जिसकी मुद्दत भी पूरी हो गई है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि एक रिटायर्ड सरकारी जो अफसर है उसको दोबारा किसी सरकारी अहदे पर नहीं लगाया जा सकता, उसके बावजूद मंजूरियाँ दी जा रही हैं, वज़ीर आला सिंध ने भी मंजूरी दे दी है। ये हो क्या रहा है वहां पर? जी, तालीम जो है किसी भी माशरे का सबसे हसास इशू होता है। इसमें तो करप्शन या कुर्बापरवी का जो टॉलरेंस है वो ज़ीरो होना चाहिए, मगर यहाँ पे ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने चुन के जो करप्ट तरीन अफसरान थे या जो रिटायर्ड अफसरान थे उनको बोर्ड्स में तैनात करने की मंजूरी दी है।
गुज़िश्ता दिनों एक समरी गई हुई थी वज़ीर आला सिंध के पास, जिसमें से हर बोर्ड के लिए 3 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट करके भेजे गए थे। उनमें सखर बोर्ड शामिल है, उनमें लड़काना बोर्ड शामिल है, उसमें सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कराची शामिल है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची शामिल है, जिसमें बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची शामिल है। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत सिंध ने जो है वो जो 3 रिटायर लोग थे, उन पैनल में सिर्फ टोटल 3 रिटायर लोग थे, उन तीनों रिटायर लोगों को डॉक्टर अरशद आज़मी को सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कराची और डॉक्टर सईदुद्दीन को जो है वो इंटरमीडिएट बोर्ड कराची और शरफ अली शाह को बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची तैनात करने की मंजूरी दी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, लाड़काना में जो नसीम मेमन चेयरमैन लाड़काना बोर्ड जो लगाए गए हैं, जब ये इश्तिहार दिया गया उसमें अहलियत जो थी वो ये थी कि 17-18 ग्रेड का ऑफिसर होना चाहिए और इसकी 18 साल की गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। ये एलिजिबल, इस ओहदे के लिए एलिजिबल होनी थी इस अहलियत का जो शख्स। लेकिन ये जो नसीम मेमन साहब हैं, ये तो प्राइवेट स्कूलों में प्रिंसिपल रहे हैं, उस्ताद रहे हैं, ये तो इस ओहदे के लिए एलिजिबल है ही नहीं, तो फिर इनको कैसे लगा दिया गया? जी, ये तो अकरबा परवरी की जो है ना बेहतरीन मिसाल है। उनकी तमाम तर जो मुलाजमत है वो प्राइवेट स्कूलों में और कॉलेजों में रहे हैं वो, और हुकूमत सिंध ने खुद इश्तार में ये चीज़ मेंशन की थी कि जो चेयरमैन लगेंगे उनको 17 और 18 ग्रेड में गवर्नमेंट के जॉब में 18 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें 12 साल 17 ग्रेड में और 6 साल जो है वो 18 ग्रेड में। लेकिन उनको सारे के सारे उसको रूल्स को वॉयलेट करके अपने इश्तहार को, अपने जो एलिजिबिलिटी सेट की थी उसको वॉयलेट करके उनको चेयरमैन तैनात करने की समरी अप्रूव भी हो चुकी है। सही। सईद गनी साहब, मामला आपने सारा सुन लिया, तनकीद इस पर होनी चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है मुल्क के जो हमारी मुल्क की जो नस्ल है उसके मुस्तकबिल का मामला है। अगर एक फेल बच्चा है उसको 15-15 हज़ार फ़ी पर्चा लेकर उसको पास कर दिया जाए, तो आप देखें वो जो डिग्री लेकर बाहर निकलेगा, जिस महकमे में जाकर काम करेगा, उसका अपना भी नुकसान होगा, उस महकमे का भी नुकसान होगा। ये क्या कर रहे हैं मुल्क की नस्ल के साथ, तालीम के शोबे के साथ? सिंध हुकूमत को क्या हो गया है? एक तो मैं थोड़ी सी गुजारिश आपसे करूं, मुझे बताया कुछ और गया था कि किसी और इशू पे आपने बात करनी है। अगर मुझे पता होता ये मसला है तो या तो मैं जो कंसर्न आदमी था वो आपको बता देता कि इनसे बात कर लें, या फिर कम से कम मैं थोड़ी सी मालूमात ले लेता। ठीक है ना जी? तो मेरे पास एजुकेशन का महकमा ज़रूर है, लेकिन आपके रिपोर्टर को या कुछ शायद आपको भी इल्म हो कि बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़ के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अलग हैं, वो मेरे पास नहीं है। तो इनकी जितनी भी समरीज हैं, इनके जितने भी फाइल होंगी, जितनी भी इसकी स्क्रूटनी हुई होगी, मैं उस अमल का हिस्सा नहीं हूं, तो मेरे इल्म में इनमें से कोई एक भी चीज नहीं है। अच्छा, आपके नॉलेज में ऐसी कोई चीज नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन मेरे पास हकायक नहीं है ना, मैंने फाइल्स नहीं देखी, मुझे पता नहीं है, मैं इस पूरे प्रोसीजर का हिस्सा नहीं रहा हूँ। लेकिन मेरे पास वो सारी पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट मौजूद है। मेरी अगर सुन ले थोड़ी सी। जी जी जी। देखें, अगर मुझे, मैंने इसीलिए कहा ना, अगर मुझे पहले पता होता कि आपने इस पे बात करनी है तो कम से कम मैं थोड़ी सी मालूमात ले लेता कहीं से कि भाई इशू है क्या। सही। अब आपने मुझे बुला लिया है, लेकिन आप मुझसे वो सवाल पूछ रही हैं जिसके मतलब मुझे कुछ नहीं पता। दूसरी जो बात मैं आपको अमूमी तौर पर बता दूं, मैं नहीं जाऊंगा इसकी बिल्कुल इसकी गहराई के अंदर और एक एक इशू के अंदर, लेकिन ये बात जहन में रखें कि आजकल इस किस्म की जितनी तैनातियां होती हैं, अगर थोड़ी सी भी उसके अंदर कोई कमी कोताही रह जाए तो लोग फौरी तौर पर अदालतों से रुजू कर लेते हैं, और इसमें भी अगर कोई चीज होगी तो डेफिनेटली कोई ना कोई जाएगा। तो आजकल के हालात में ना ब्यूरोक्रेसी कोई ऐसी चीज करती है, ना ही गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज करती है, बिल्कुल वो आउट ऑफ जाकर। एक चीज तो ऑब्वियस है ना, एक चीज ऑब्वियस है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि एक सरकारी रिटायर्ड मुलाजिम को किसी दोबारा नहीं लगेगा, तो फिर अगर उसके बावजूद हो रहा है तो उस पे तो पता होना चाहिए। नहीं, शायद आपको नहीं पता ना। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा नहीं कह दिया कि आपने किसी सूरत में नहीं लगाना, वो ऑर्डर ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं और कहीं कहीं पर गुंजाइश है लोगों की लगने की। ऐसा नहीं कि बिल्कुल उन्होंने कोई लाइन खींच दी है कि बस अब कोई आदमी 60 साल से ऊपर के लग नहीं सकता है, बहुत जगहों पे गुंजाइश इसकी निकलती है। तो मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि हमारे इन तमाम महकमों में मुख्तलिफ लॉबीज काम करती हैं। एक लॉबी का अगर कोई आदमी नहीं आता तो दूसरा उनके पीछे वो करता है, जो आप मुझे बता रही है कि 90 करोड़ की, भाई अगर करप्शन के सबूत हैं, वाकई उसके ऊपर साबित हो गई है, तो मेहरबानी करके वो चीजें हमें भेज दीजिए ताकि हम उसको अदालत में भेज दें, उसको सजा दिलवा दें, उसको नौकरी से हटा दें। किसी भी डिपार्टमेंट के मुतालिक अगर किसी शख्स के पास शवाहिद हैं, किसी ऑफिसर के खिलाफ करप्शन के सबूत हैं, तो उन्हें हुकूमत को देने चाहिए। देखिए, मैं अगर तालीम का वजीर हूँ तो मेरे पास कोई जिन्नात तो नहीं है
कि मुझे वो तालीम के महकमे में काम करने वाले 1,35,000 असातिज़ा और पता नहीं हज़ारों और जो एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ है, उसके एक एक शख्स की मेरे पास रिपोर्ट आ रही है कि कौन नीचे क्या कर रहा है। मेरे पास तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। मैं बैठ के करप्शन को अगर एक सेकंड के लिए साइड पर रख दें सईद गनी साहब, ठीक है, करप्शन को एक सेकंड के लिए जरा साइड पर रख दें। ये जो भी मैंने कासिम अपने रिपोर्टर से सवाल किया था कि जो लाड़काना में नसीम मेमन साहब को चेयरमैन लाड़काना बोर्ड लगाया, इश्तिहार में अहलियत और बताई है कि अहलियत होनी चाहिए 17-18 ग्रेड का अफसर, 18 साल की गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, लेकिन इनकी जो अपनी इनका एक्सपीरियंस है, ये प्राइवेट स्कूलों में प्रिंसिपल रहे हैं। तो बात यह है कि अगर अहलियत की बुनियाद पर ही ओहदों पर तैनातियां नहीं होंगी तो रिजल्ट फिर ऐसे ही आएंगे। करप्शन को एक साइड पर रख दें आप। देखिए, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ आपसे, नहीं मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ना वो इश्तिहार नाम पता था कि मैं कौन लगा है, ठीक है, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये बात आउट ऑफ क्वेश्चन है कि हम किसी बगैर जवाज के और बिल्कुल सारी चीज़ों को एक तरफ रख के किसी एक शख्स को तैनात कर दें। कहीं ना कहीं उसका रास्ता ज़रूर होगा, गुंजाइश होगी तो वो हुआ होगा, वरना वो नहीं हो सकता। और अगर वो गलत हो गया है, जो आप कह रही हैं उसके मुताबिक, तो ये मैं आपको बता दूं कि जिस दिन उसको लगना है उसके अगले दिन कोई ना कोई कोर्ट में चला जाएगा। और अगर कोई खामी रह गई है, कोताही रह गई है, हमने प्रोसीजर्स को अडॉप्ट नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो उसको फारिग कर देगी अदालत। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच वज़ीर तालीम सईद गनी साहब मेरे साथ थे, नुमाइंदा मोहम्मद कासिम मेरे साथ थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता एक महीने से ज़ेर बहस पायलट्स के जाली लाइसेंस के मामले पर एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पायलट्स को अपनी जानिब से जारी करदा तमाम लाइसेंस को दुरुस्त करार दे दिया है, जिसके बाद अब ये सवालात उठ रहे हैं कि दुनिया किसका एतबार करे, वफाकी वज़ीर हवाबाजी पर या फिर सिविल एविएशन पर। वफाकी वज़ीर हवाबाजी ने गुज़श्ता महीने असम्बली के फ्लोर पर आकर कहा था कि पाकिस्तान में 30% पायलट्स के जो लाइसेंस हैं ये जाली लाइसेंस है। फिर हमने देखा दुनिया भर से सारे मामले पर बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल भी आया था। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया, हेडलाइंस लगी कि पाकिस्तानी पायलट्स के पास जाली डिग्रीज हैं, जाली लाइसेंस हैं। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया की जानिब से PIA की परवाज़ों पर 6 महीने की पाबंदी लगाई जा चुकी है। मुत्तहदा अरब अमारात, वियतनाम, कुवैत, ओमान समेत दीगर ममालिक ने पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड भी कर दिया था और पाकिस्तानी हुकाम से इन पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक के लिए खतूत भी लिखे थे, जबकि पाबंदी की वजह से PIA को करोड़ों रुपयों का नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा है। लेकिन अब पाकिस्तान की सिविल एविएशन के सेक्रेटरी जनरल हसन नासिर ने ओमान के डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन रेगुलेशन को खत लिखा है कि कौमी एयरलाइन के किसी पायलट का लाइसेंस मशकूक नहीं है, जाली नहीं है। मीडिया और सोशल मीडिया पर सारे मामले को गलत तौर पर उजागर किया गया है। खत में यह भी वजाहत की गई है कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से पायलट्स को जारी करदा लाइसेंस मुस्तनद हैं। खत में मजीद लिखा गया है कि अथॉरिटी को UAE, वियतनाम एयरलाइन, बहरेन एयर, मलाइशिया, हांगकॉन्ग और टर्किश एयरलाइन से मौसूल होने वाले 104 पाकिस्तानी पायलट्स के नामों में से 96 पायलट्स को क्लियर करार दे दिया गया है। सेक्रेटरी जनरल सिविल एविएशन ने खत में यह भी लिखा है कि कंप्यूटर के जरिए होने वाले इम्तिहानात के हवाले से कुछ एरर्स थे, तजादात थे, यहाँ पर कुछ गलतियाँ थीं जो लाइसेंस के अमल का एक हिस्सा है और इस अमल को मुकम्मल ना करने वाले पायलट्स को क्लियरेंस होने तक मुश्तबा कैटेगरी में शामिल किया गया था। अभी तक हुकूमत जो है इस मामले पर हुकूमत पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद इस सारे मामले पर हो रही थी कि हुकूमत ने जो है ना वो PIA को नुकसान पहुंचाया है, पूरी दुनिया में सुबकी हुई है, पाकिस्तानी पायलट्स शर्मिंदा हुए हैं। लेकिन सिविल एविएशन के इस खत के बाद अब सवालात उठ रहे हैं कि कौन इस्तीफ़ा दे, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। सिविल एविएशन सच बोल रही है या जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर गुलाम सरवर साहब ने बोला था वो सच है। मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज़ साहब ने मुझे ज्वाइन किया है और जॉइंट सेक्रेटरी कैप्टन कासिम साहब मेरे साथ हैं। मेरे दोनों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अब्दुल्ला हफीज़ साहब, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि इस वक्त PIA का क्या स्टेटस है? ज़ाहिर है PIA को नुकसान हो रहा है, दुनिया भर की एयरलाइंस में पाकिस्तानी जो पायलट्स हैं उनको ग्राउंड किया गया। अब सिविल एविएशन उन एयरलाइंस को तो ख़त लिख रहे हैं और ये यकीन दहानियाँ करा रहे हैं और कह रहे हैं कि लाइसेंस ठीक हैं। जो PIA के पायलट्स हैं, जो यहाँ के एयर ब्लू है, PIA है, यहाँ के पायलट्स, ये सब कुछ उनके लिए भी है, ये उनकी भी तस्दीक है कि उनके पास जो लाइसेंस है वो भी दुरुस्त हैं? बहुत शुक्रिया। देखें,
आज उनका एक प्रेस रिलीज भी इस सिलसिले के अंदर शाया हुआ था। उन्होंने ये कहा कि उनको पूरी दुनिया से खतूत मौसूल हो रहे हैं, तकरीबन 10 मुल्कों ने उनसे ख़त लिख के जो पाकिस्तानी पायलट्स उनके पास सर्व कर रहे हैं उसकी उन्होंने तस्दीक मांगी, और उसके अंदर से उन्होंने कहा था कि 176 ऐसे पायलट जिनकी तस्दीक उनके पास से आई है उसमें से उन्होंने 167 या 166 की तस्दीक उन्होंने कर दी है। बाकी 10 जो है वो टेक्निकल वजूहात की बिना के ऊपर अभी उनकी तस्दीक जो है वो अभी वो नहीं कर पा रहे, लेकिन जल्दी वो उसकी पर कर देंगे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है, और मैं बिल्कुल फ्रैंकली एक बात बताऊं, आई डू नॉट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ सिविल एविएशन और एविएशन डिवीजन, उनके तर्जुमान या उनका जो डिपार्टमेंट है वो शायद ज़्यादा इस तरीके से बेहतर से एक्सप्लेन कर सकें। देखें, जो बाहर टोटल 840 पायलट थे जो कि उन्होंने कहा था, जो 24 जून को तकरीर की थी उसमें कहा था कि 840 पायलट हैं जिन्होंने पाकिस्तान सिविल एविएशन से CPL या ATPL लाइसेंसेस हासिल किए। उसके अंदर से 262 पायलट ऐसे थे जिसके ऊपर उन्होंने शक व शुबहात का शुबा जाहिर किया था कि जी उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं या जो उसकी बैक एंड के लाइसेंसेस की इशुएंस वाला प्रोसेस है वो सही नहीं है। 141 थे 141 थे, लेकिन जब हमने उस लिस्ट की बाइफिकेशन करके उसको एक एक करके वेरीफाई करना शुरू किया तो हमें पता लगा कि उसमें से 102 पायलट्स जो थे वो एक्टिव थे PIA के साथ, बाकी या तो रिटायर हो चुके थे या छोड़ चुके थे टाइम से, या हवेलियां वाले वाकये की सूरत में तो वो बेचारे शहीद हो चुके थे, या वो हमारे पास नंबर्स भी सही नहीं दिए। देखिए, हुकूमत ने जब हम उनसे बार बार इस बात के ऊपर बात की, हमने जब उनसे तस्दीक करनी चाहिए या जब उनके साथ हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, उनका इसके ऊपर व्यू पॉइंट ये है कि उन्होंने एक ख़ास पीरियड के ऊपर तमाम लाइसेंसेस जो इशू हुए उन सब के ऊपर उन्होंने एक लिस्ट उसकी निकाल ली, चाहे वो अभी करंटली PIA के साथ एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, लेकिन उनकी चूंकि एसोसिएशन वो समझते थे कि PIA के साथ है, और इवन रिटायरमेंट के बाद भी वो PIA के साथ एज ए रिटायर्ड एम्प्लॉय मुंसलिक हैं, तो इसलिए उन्होंने उसका बताना जो है वो हमें मुनासिब ख्याल किया। अच्छा, आउट ऑफ 102 अब सिचुएशन ये है कि 17 पायलट्स जो कि हमने जनवरी या फरवरी 2019 के अंदर ग्राउंड किए हुए थे, जब ये पूरी इंक्वायरी का प्रोसेस शुरू किया था PIA के एंड के ऊपर, और जब हमें इस किस्म के कुछ क्रेडेंशियल्स के ऊपर तो हमेशा गुजरा था और हमने सिविल एविएशन को बोला कि इसकी तहकीकात करें, जिसका भी आपने जिक्र किया है कि 28 पायलट जो कैबिनेट ने जिनके लाइसेंसेस रिवोक किए, उसमें से 17 पायलट्स PIA के। अब PIA के पास पीछे पायलट बचे हैं 84। अच्छा, 84 के अंदर से 85 के अंदर से 34 पायलट ऐसे हैं जिसको सिविल एविएशन ने शो कॉजेस या उनके लाइसेंस सस्पेंड करके उनको शो कॉज इशू कर दिए, और वो उन्होंने कहा है कि वो आके जो उनका जो लीगल तरीकाकार है कि अपने आप को पर्सनल हियरिंग के लिए अपीयर हो और अपने आप को डिफेंड करें। सस्पेंड क्यों किए? अब सिविल एविएशन कह रहा है कि सारे जो हैं वो दुरुस्त हैं, फिर उनको सस्पेंड क्यों किया गया? वो उस बुनियाद पर जो कंप्यूटर में एरर होता है इम्तिहानात लेने की बिना पर, वो क्लियर नहीं हुआ, क्या वजह है? देखिए, अभी पिछले 1-2 दिन से खास तौर पे मीडिया एक मेरा भी एक छोटा सा क्लिप उसके ऊपर चला रहा है, जब हम ये पूरा चीज़ आई थी और हमने फौरन से पहले एक जगह के ऊपर मेरे से ये सवाल किया गया था कि बताइए ये पायलट्स के लाइसेंस जाली किस तरह, और मैंने उस टाइम पे बोला था कि जाली लाइसेंस तब होते हैं जब किसी ने खुद बनाया हो और बना के एयरलाइन के पास नौकरी लेने के लिए आ रहे। ये लाइसेंसेस सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जारी किए हैं और उनके पास ये लाइसेंस। लेकिन गुलाम सरवर साहब ने कहा था कि बहुत से ऐसे पायलट्स हैं जो इम्तिहान में बैठे ही नहीं लेकिन उनको लाइसेंस मिल गया, उनकी जगह कोई और बैठा, तो ऑब्वियसली ये जाली लाइसेंस हुए ना। मुझे जहाज उड़ाना नहीं आता, मेरी जगह कोई और इम्तिहान दे दे लेकिन मुझे जहाज उड़ाने का लाइसेंस मिल जाए, तो ये जाली हुआ। देखिए मैम, यही तो टेक्निकल पॉइंट है यहाँ के पर। आपने टेस्ट आपने नहीं दिया, आपके बिहाफ पे टेस्ट में कोई और बैठ गया और पर्चा हो गया, या अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि उन्होंने एक जवाब सबमिट कराया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, जिसके अंदर उन्होंने 5 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिसके ऊपर वो कहते हैं कि नंबर 1, या तो जिस दिन टेस्ट था उस दिन नहीं हुआ, किसी और दिन टेस्ट हुआ, या जिस टाइम पे टेस्ट होना चाहिए था उस दिन नहीं हुआ, कहीं और हुआ। फिर उसके बाद कहते हैं कि जी जिस IP के थ्रू कंप्यूटर को सर्वर के साथ रजिस्टर होना चाहिए था उस IP के ऊपर नहीं था, यानी इसका मतलब है कि टेस्टिंग सेंटर का कंप्यूटर नहीं था। चौथा, वो ये कहते हैं कि जो लॉगिन ID और पासवर्ड का कॉम्बिनेशन यूज होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और पांचवा कहते हैं कि जिस टाइम पे टेस्ट हुआ उसी टाइम पे जो है वो बंदा ऑपरेट कर रहा था या जहाज के ऊपर सवार था। उसके ऊपर बात तो ये है कि देखें, लाइसेंसिंग के प्रोसेस के अंदर या लाइसेंसिंग के इशुएंस के ऊपर तो चैलेंजेस हैं, क्योंकि टेस्ट उसके बैकएंड के ऊपर जो लिया गया वो या तो उस पर कैंडिडेट बैठा नहीं है, वो किसी और तरीके से हुआ। अब इसके तमाम तहकीकात जो है वो इंक्वायरी करिए, लेकिन लाइसेंस इशू उसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने किया जो पाकिस्तान में लाइसेंस इशू करने का मजाज है। कासिम साहब भी मेरे साथ हैं, मैं जरा उनसे भी बात कर लूं। कासिम साहब,
सिविल एविएशन के इस ऐलान के बाद जो उन्होंने ओमान एविएशन को जो ख़त लिखा कि जितने भी हम लोगों ने लाइसेंस इशू किए हैं वो सब दुरुस्त लाइसेंस है, जाली लाइसेंस। आप लोगों के लिए तो यकीनन आज सेलिब्रेट करने का दिन है, तो फिर समझ में नहीं आती गुलाम सरवर खान साहब ने, हमारे वज़ीर हवाबाजी ने कैसे असम्बली के फ्लोर पर कह दिया कि 262 पायलट्स ऐसे हैं, जाली लाइसेंस वाले हैं, जाली डिग्रीज़ वाले हैं, कोई और उनके इम्तिहान उन किसी की जगह पर कोई बैठ गया। तो आपको लगता नहीं है कि पहले अच्छी तरह आप इन्वेस्टिगेट कर लेते, तहकीक कर लेते, फिर पार्लियामेंट में जाके ये नंबर्स आप शेयर करते, दुनिया में सुबकी ना होती पाकिस्तानी पायलट्स की और PIA की? जी मुझे थोड़ा मौका दीजिएगा बगैर इंटरप्शन के मैं आपको शुरू से बताता हूँ। देखिए सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है पाकिस्तान की वो वाहिद महकमा है जो इम्तिहान लेता है और उसके बाद लाइसेंस इशू करता है। लाइसेंस इशू होता है इम्तिहान के बाद। जब इम्तिहान क्लियर हो जाते हैं उसके बाद एक फ़्लाइट चेक होता है और फ़्लाइट चेक के बाद आपको लाइसेंस इशू होता है। इस वक्त जो सारा मसला आया है वो इम्तिहानों के हवाले से है, इसमें और किसी चीज़ की बात नहीं है। अब जो इम्तिहान लेते हैं और इम्तिहान की ज़िम्मेदारी लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट है सिविल एविएशन का, वो इसका ज़िम्मेदार है और वो वाहिद वही हैं जो ज़िम्मेदार हैं। अब हम चलते हैं पीछे जहाँ से ये बात शुरू हुई। पहला शो कॉज एग्जामिनेशंस के हवाले से 2 जनवरी 2019 को आया। कुछ लोगों को, मेरे ख्याल में एग्जैक्ट नंबर नहीं मुझे पता, शायद 17 थे जो डिफरेंट एयरलाइंस में थे, PIA के भी थे कुछ। उसके बाद उनको कहा कि शायद इनके कोई अनफेयर मीन्स इस्तेमाल हुए हैं। वो लोग उसी वक्त ग्राउंड कर दिए गए, उस वक्त या उसके कुछ दिनों बाद। उसके बाद उन्होंने जो भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था वो फॉलो होता रहा, कुछ लोग कोर्ट चले गए। इसके दौरान 22 फरवरी 2019 को एविएशन डिवीज़न ने एक बोर्ड बनाया कि जी हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि शायद कोई और लोगों ने भी इस तरह की हरकत की है। हालांकि ये जिम्मेदारी तो लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट और CA की थी जो कि 1982 से वो कर रहे हैं जब सिविल एविएशन फॉर्म हुई थी। तो जब ये बोर्ड बना तो उसमें 5 लोग थे और मैं नाम नहीं लूँगा उनके, लेकिन वो 22 फरवरी 2019 को बना। इसका नाम था BOI, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी या बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सही। जब वो बन गया तो उसके बाद उन्होंने इंक्वायरी शुरू की। उसमें कहीं ना कहीं ये लिस्टें बनी जिनको सिविल एविएशन के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट ने कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दी। इसलिए नहीं दी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एरर्स थे, बहुत नुक्स थे। हमने कभी नहीं ये लिस्ट देखी, किसी ने नहीं देखी, लेकिन खैर ये होता रहा। फिर जो कुछ लोग कोर्ट में चले गए थे उस 2 जनवरी वाले जो एक्चुअल था, जो 17 लोग थे उनमें से कुछ कोर्ट में गए। तो फिर 5 दिसंबर 2019 में इसके ऊपर एक जजमेंट सी आई कि ये जो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी था ये इररेलेवेंट था, क्योंकि इसमें जो लोग थे वो ऐसे नहीं थे जो इस इंक्वायरी के लिए एलिजिबल थे, उस तरह का एक्सपीरियंस रखते हैं। जी 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 मुझे ज़रा ख़त्म करने दीजिए। एलिजिबल थे टू कंडक्ट दैट इंक्वायरी। सो दे सॉर्ट ऑफ सेड दैट दे प्लीज रिपोर्ट बैक टू द एविएशन डिवीजन, दिस बोर्ड डजंट सीम टू बी अप्रोप्रिएट फॉर सच इंक्वायरीज। अब इससे पहले अक्टूबर में सिविल एविएशन का लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट कॉन्स्टेंटली अपना जो शो का जो प्रॉपर प्रोसीजर फॉर्मेट है उसके मुताबिक उन लोगों को 17 लोगों को दे चुका था। अच्छा। और सबसे ही चल रहा था। इसके बाद ये बात जो है ये रूमर डाई डाउन कर गया। लोग जो अपने शो कॉज एक्चुअल शो कॉजेज वाले थे वो ग्राउंडेड थे 2019 के शुरू से। फिर ये अनफॉर्चुनेट फिर कोरोना आ गया, फिर ये अनफॉर्चुनेट क्रैश हुआ 22 मई 2020 में। 22 मई को जब ये हुआ तो उसके बाद एक इंटरनल इंक्वायरी होती है जो आप पब्लिक नहीं करते। अकॉर्डिंग टू द लॉ, इकाओ का लॉ एनेक्स 13 में लिखा है कि वो आपकी एक इंटरनल इंक्वायरी होती है जो कि पब्लिक नहीं की जाती। अब ये क्यों पब्लिक की गई, ये जिन्होंने पब्लिक किया आप उनसे पूछें नेशनल असेंबली में। अब जब वो पब्लिक की विच वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इकाओ, उसके बाद साथ ये एक लिस्ट लहराई गई जिसके अंदर यही वो 262 लोगों की एक लिस्ट थी जो हमने पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखी। इसका सुना हुआ था कि कोई लिस्ट है जो CA ने ख़त्म कर दी थी कि जी ये तो रेलेवेंट ही नहीं है, लेकिन फिर ये लहराई गई और उसमें फिर इतने लोग निकले। अब आगे चलते हैं जहाँ से मसला शुरू हुआ।
अब इन्होंने कहा कि जी 262 के बाद वो 121 का तो जिक्र ही नहीं हुआ और सिर्फ 141 का जिक्र हुआ जो कि पीआईए के उन्होंने कहा कि पीआईए के हैं। जब हमने उस लिस्ट को देखा तो हमने कहा इसमें तो लोग 34 लोग पीआईए के हैं ही नहीं, बल्कि मैं आपको बताता चलूं कितने लोग नहीं थे ताकि ये चीज़ें ज़रा क्लियर रहें कि कितने लोग उसमें पीआईए के नहीं थे। मैं आपको अभी बताता चलता हूं, शाहीन के भी थे और दीगर 50 जी नहीं देखें नहीं बहुत सारे थे लेकिन उनका कभी जिक्र नहीं हुआ। तो मैं इसलिए आपको, चूंकि जो लिस्ट ज़्यादा की बात हो रही है वो 141 की हो रही है, नोबडी सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन एनीबडी एल्स, तो मैं इट्स ओनली अबाउट पीआईए राइट नाउ, ठीक है जी। नॉट इन पीआईए 35 लोग हैं हमारे मुताबिक। रॉन्ग रेफरेंस नंबर्स यानी कि जो सिविल एविएशन के नंबर और पीआईए का पी नंबर होता है उसके अंदर मिसमैच था, जिसकी वजह से एक ही नाम पे दो लोग भी ग्राउंड हुए हैं। इस ऐलान के बाद ये जो पीआईए के 141 पायलट्स का जो हमें तादाद बताई गई, इस ऐलान के बाद अब ये सारे एलिजिबल हैं, सबकी लाइसेंस जाली नहीं है, दुरुस्त मान लिए गए, सब अब काम करने के मजाज हैं। सादा सा सवाल ये नहीं ऐसा अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ, क्योंकि जो देखिए सुओ मोटो हुआ है, आप सबको पता होगा। सुओ मोटो में पीआईए ने भी अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं, सिविल एविएशन ने भी किए हैं, एयर ब्लू ने भी किए हैं और सरीन ने भी किए हैं, ठीक है। अब जो सिविल एविएशन ने डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं, सिविल एविएशन ने जो डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं उसके अंदर उन्होंने वही किया है कि जी वो 10-12 ही लोग थे जो उनके लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट ने जमा किए हैं कि जी 10-12 ही वो लोग थे पुराने, बाकी सब क्लियर हैं जिसकी आप बात कर रही हैं। हाँ। लेकिन साथ ही 34 लोगों को डीजीसीए साहब से सस्पेंशन भी आया हुआ है, तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। हालांकि डीजीसीए ही सेक्रेटरी एविएशन भी हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जॉइंट सेक्रेटरी कैप्टन कासिम और तर्जुमान पीआईए अब्दुल्ला हफीज साहब मेरे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना से मुतासिर मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए हुकूमत ने तामीराती शोबे के लिए नई मराद देने का ऐलान किया है। तामीराती शोबे को दी जाने वाली नई मराद के मुताबिक टैक्स वाजिबात की अदायगी मुरब्बा फिट और गज के हिसाब से होगी। नए और मौजूदा मंसूबों की रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर 2020 तक की जा सकती है। इस स्कीम के तहत मौजूदा नामुकम्मल मंसूबों को भी इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड किया जा सकेगा। ये मंसूबे हर हाल में 30 सितंबर 2022 तक मुकम्मल करना होंगे, जबकि तामीराती शोबे के लिए सीमेंट और सरिये के अलावा बिल्डिंग मटीरियल पर विद होल्डिंग टैक्स की छूट होगी और कम लागत के मकानों की तामीर पर 90% फिक्स टैक्स की कमी होगी, जबकि बिल्डर्स और डेवलपर्स कंपनियों के जरिए अदा किए गए मुनाफे पर टैक्स आयद नहीं होगा। नए पैकेज के तहत नए तामीराती मंसूबों में सरमायाकारी करने वालों से ज़राए आमदन नहीं पूछा जाएगा कि आपका जो ज़राए आमदन है कहां से पैसा आया, उसकी मनी ट्रेल दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। जबकि हुकूमत ने तामीराती फाइनेंसिंग बढ़ाने के लिए अब बैंकों को लाजमी ये अहदाफ दे दिए हैं और हुकूमत को रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने की भी तजवीज़ दी है। स्टेट बैंक के मुताबिक बैंकों पर लाजिम होगा कि वो दिसंबर 2021 तक निजी शोबे की मजमूई कर्ज का कम से कम 5% हाउसिंग शोबे को फराहम करें। तामीराती शोबे से वाबस्ता अफराद इस पैकेज को मईशत के लिए बेहतरीन करार दे रहे हैं, लेकिन मौशी माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत को FATF की वजह से पहले ही मुश्किलात हैं और अगर इस फैसले के बाद इस बारे में FATF की तरफ से कोई एतराज़ आया तो हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। मैं बात करूंगी माहिर मौशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, बड़ी बात हो रही है, बड़ी तारीफ हो रही है कि हुकूमत ने तामीराती शोबे के लिए जो मज़ीद मराद का ऐलान किया है, जिसके तहत कंस्ट्रक्शन के शोबे में जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, जो भी सरमायाकारी करेगा, उससे नहीं पूछा जाएगा कहाँ से आए पैसे, आपके ज़राए आमदन क्या है। कहा जा रहा है कि इतना तारीखी मंसूबा है ये, जिससे बेरोज़गारी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। कितना ज़बरदस्त पैकेज है जो ये इंसेंटिव्स दिए हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात को बहुत इस पे तवज्जो दी है कि बेरोज़गारी किसी तरह से कम हो।
ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन के शोबे में जाते हैं तो ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन में ही नौकरियां पैदा होती हैं, बट उससे मुंसलिक तकरीबन 20 से 25 दूसरे शोबे हैं जहां भी रोज़गार पैदा होंगे। तो ये इस लिहाज से एक मुनासिब गवर्नमेंट की पॉलिसी है। सही। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपको इस तरह के इंसेंटिव्स देने चाहिए थे। अब हम एक तरफ तो FATF के मामले में अभी तक फंसे पड़े हैं और इसलिए शायद प्राइम मिनिस्टर साहब को कहना पड़ा कि ये दिसंबर के एंड तक ये टैक्स एमनेस्टी मौजूद है, उसके बाद नहीं मिलेगी। अलबत्ता जो पिछले दिनों जो मराद दिए गए हैं हाउस लोन लेने वालों को, वो बहुत मुनासिब है। अब आप ये देखिए कि अगर हमने सूद को कम करके 3 या मैक्सिमम 5% पे ले आते हैं, गवर्नमेंट लोन को सब्सिडाइज करती है, तो ये बहुत अच्छा एक कदम है। मगर सिर्फ इसमें मसला ये है कि देखिए आप 5 मरला 10 मरला के घर के बनाने चले हैं, ये गरीब लोगों के लिए नहीं है, ये लो कॉस्ट हाउसिंग नहीं है। आपको हैरत होगी ये बात सुन के कि हमारे मुल्क में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि तकरीबन 26% घराने ऐसे हैं कि अगर आपने 5 मरले का घर बनाना है तो हुकूमत कहती है जी भाई बैंक से आप 5% शरह सूद पर जो है ना वो कर्ज ले सकते हैं। तो क्या बैंक अपना इंसेंटिव्स नहीं देखेंगे? क्या इतना आसान होगा बैंकों के लिए 5% शरह सूद पर कर्ज देना 5 मरले का घर बनाना? देखिए बात यह है कि पहले तो हम इस बात को तय कर लें कि ये लो कॉस्ट हाउसिंग है या नहीं। सही। मेरा तो ख्याल ये है कि ये मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास हाउसिंग है, ये गरीब लोगों के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं है। अगर आपको इस तरह का प्रोजेक्ट लाना था तो आप कमरों के लिए पैसे देते, एक कमरा और बनाएं इस तरह से। दूसरी तरफ आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि पाकिस्तान में हाउसिंग फाइनेंस जो है वो ना होने के बराबर है। हमारे बैंकों का जो टोटल क्रेडिट है उसमें से सिर्फ मुश्किल से 1% जाता है हाउसिंग फाइनेंस के लिए। बैंकों को कोई इंसेंटिव इसलिए भी नहीं है कि वो बैठे बैठे गवर्नमेंट से बॉन्ड खरीद लेते हैं और उस पर पैसा बना लेते हैं, तो इसलिए वो ये नहीं सोचते कि SMEs हो या आपका हाउसिंग फाइनेंस हो या छोटे आपके काश्तकार हो उनको लोन्स प्रोवाइड करें। तो अलबत्ता मेरा ख्याल ये है कि स्टेट बैंक ने पहली दफ़ा एक तरह से डायरेक्टेड क्रेडिट की तरफ वो गए हैं। डायरेक्टेड क्रेडिट ये होता है कि अगर आप वो टारगेट हासिल नहीं करें तो पेनल्टी भी हो सकती है। अब ये देखना कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पेनल्टी लगाता या नहीं। सही। मुनासिब ये होगा कि आप किसी तरह से इस परसेंटेज को 5% तक ले जाएं, इसलिए कि हिंदुस्तान में 10%, बांग्लादेश में 8%, हमारे यहाँ से अगर ये कहा जाए इनडायरेक्टली कि ये ब्लैक मनी को वाइट करने का एक मौका दिया जा रहा है, मतलब कि आपका जो ब्लैक मनी है सारा बाहर आ जाएगा, फिर आपका जो एक करप्शन का बयानिया है कि करप्शन का पैसा वापस लेके आना है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, लोग पैसा यहाँ से बाहर भेज देते हैं। अगर आपने ज़राए आमदन नहीं पूछना डेवलपर से, प्रॉपर्टी डीलर से, कंस्ट्रक्शन वालों से, तो फिर तो आपका ये बयानिया ही दफन हो जाएगा। कौन पूछेगा पैसा कहाँ से आया, कैसे कमाया? लोगों का तो ब्लैक मनी वाइट होने का बड़ा अच्छा मौका दे रहे हैं आप। जी बिल्कुल होता है और ये नामुनासिब है। अगर आपको इंसेंटिव्स देने थे तो आप टैक्स के मराद देते, आप इनपुट्स की कीमतें कम करवाते, यानी कि सीमेंट पे आपने एक्साइज ड्यूटी लगाया जो कि बिल्कुल ही गैर मामूली सी चीज़ है, उसे कम करते। आप ऐसे इक़दामात लेते जिनका हमारे कानून में पूरी तरह से इजाज़त है। मैं खुद ये गलत समझता हूँ कि आपने टैक्स एमनेस्टी एक शोबे के लिए दिया है और वो भी कंस्ट्रक्शन, जहाँ आपको पता है कि किस तरह के हरकतें होती हैं और किस तरह से पैसा बनाया जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मई 2020 में इसी साल हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में था। हुकूमत ने इसका क्रेडिट भी लिया और कहा कि ये पिछले 50 सालों में 3 या 4 बार ही ऐसा हुआ है। लेकिन अभी आपको पता है कोरोना में जो इमरजेंसी सिचुएशन है, हुकूमत ने रिलीफ पैकेज भी अनाउंस किया। ज़ाहिर है एक बजट का बड़ा हिस्सा यहाँ पर भी गया। तो इस सिचुएशन में क्या ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए कि इस माली साल में भी हमारा जो करंट अकाउंट है ये सरप्लस में हो? देखिए सरप्लस में तो 1-2 महीने के लिए अल्लाह के फजल से हुआ था और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि आपके इंपोर्ट नुमाया तौर पर कम हुए थे। और ख़ास तौर पर आपको हैरत होगी शायद ये सुन के कि हमने तेल की इंपोर्ट आधी कर दी थी और उसकी वजह से अब हम
बहुत से मसले आगे हमारे आ चुके हैं। सही सही। कोशिश ये होनी चाहिए कि एक मुनासिब सा डेफिसिट हो 4 से 5 अरब डॉलर का, इसे हम फाइनेंस कर सकते हैं। सही। और कोशिश ये भी होनी चाहिए कि कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज हों हमारे पास, इसलिए कि खुदा न खास्ता अगरचे रेमिटेंसेस में पिछले महीने 50% इजाफा हुआ है, मगर वो बड़ा एक गैर मामूली सी चीज़ थी। खुदा न खास्ता आगे चलकर 15 से 20% रेमिटेंसेस में कमी आ सकती है, इसलिए कि बहुत से लोग बेचारे ख़ास तौर पे मिडिल ईस्ट से वापस आ रहे हैं। सही। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स में तो एक महीना ऐसा भी आया जिसमें 40% गिरे हैं मई में। तो हमें किसी तरह से अपनी पॉलिसीज़ को इस तरह करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डेफिसिट जो हो अगले साल, इस साल पूरा डेफिसिट जो होगा साल का 3.5 अरब डॉलर के करीब। सही। अगले साल ये 4 या 5 अरब डॉलर के ऊपर इसे नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर मौशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, कोरोना की संगीन सूरत हाल ने ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को बुरे तरीके से डैमेज किया है, मुतासर किया है। इनमें से कुछ की दादरसी हुकूमत की जानिब से ज़रूर की गई है, लेकिन फ़नकार बिरादरी को हुकूमत के किसी भी रिलीफ पैकेज का हिस्सा नहीं बनाया गया, या यूँ कह लें कि उन्हें इग्नोर किया गया है, नज़रअंदाज किया गया है। मार्च के महीने से मुल्क भर में लगने वाले लॉकडाउन के बायस मुल्क में मौजूद थिएटर्स को भी बंद कर दिया गया था, लेकिन जब लॉकडाउन नरम किया गया तो मईशत का पहिया चलाने के लिए मुख्तलिफ शोबाजात को SOPs के तहत खोला गया। इसमें थिएटर इंडस्ट्री को नज़रअंदाज किया गया। इस वक्त मुल्क में सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, तालीमी इदारे और शादी हॉल्स को छोड़कर हर चीज़ को SOPs के तहत खोला जा चुका है। यही वजह है कि अब थिएटर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं ये हुकूमत के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज बने हुए हैं। कल लाहौर में स्टेज फनकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत को 7 रोज़ का अल्टीमेटम दिया है और ये कहा है कि अगर थिएटर्स ना खोले गए तो वज़ीर आला हाउस के सामने भूख हड़ताल करेंगे। स्टेज फनकारों ने ईद वाले दिन चेयरिंग क्रॉस लाहौर पर स्टेज ड्रामा पेश करने का इंदिया भी दिया है। थिएटर बंद होने से न सिर्फ फनकार तबका बल्कि बैक स्टेज काम करने वाले जो लोग हैं ये भी बुरे तरीके से मुतासिर हो रहे हैं, जो कि पहले ही अपना जो गुजर बसर बड़ी मुश्किल से करते हैं। क्या SOPs के तहत थिएटर्स को नहीं खोला जा सकता? हुकूमत ने क्या इस हवाले से कोई पॉलिसी अभी तक मुरतब नहीं की है? मैं बात करूँगी नसीम विकी साहब हैं, मारूफ फनकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम विकी साहब, कल आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो हमने ये सोचा कि आप लोगों की आवाज़ हमें ज़रूर हुकूमत तक पहुंचानी चाहिए कि अगर आप लोगों को ये ज़ाहिर कंसर्न हो रहे हैं कि बाकी इदारों को SOPs के तहत खोला जा रहा है, तो आप लोगों के थिएटर्स वगैरह क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या किसी ने कोई राब्ता किया या कोई तसल्ली दी या कोई यकीन दहानी कराई आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहली बात तो ये कि ये कल की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है। हमने जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है किसी का भी कोई रिप्लाई नहीं आया। हमारे अंदर जो एक चीज जो हमें डिस्टर्ब कर रही है पूरे थिएटर इंडस्ट्री को, यही कर रही है कि अगर ये बुला करके हमें बैठ के कोई बात करें, कुछ चीज एक दूसरे के साथ शेयर करें कि जी हमारे क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम किस लिए आपका थिएटर नहीं खोल रहे, तो ये चीज तो वो बताना गवारा ही नहीं कर रहे, बल्कि वो इस की तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहे। ना ही किसी ने बात की है, ना ही किसी ने हमसे पूछा है, और ना ही कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कभी किसी ने कोई रिप्लाई दिया है। आप लोगों के पास इसका क्या हल है? मतलब कि हुकूमत का तो जाहिर है एक ही कंसर्न है ना कि SOPs फॉलो नहीं होंगे। जाहिर है जिस तरीके से कोरोना फैलता है, गैदरिंग से फैलता है, लोग करीब हों एक दूसरे के से तो फैलता है, तो जाहिर है थिएटर्स वगैरह में जब आप लोग भी ड्रामा करेंगे या इतनी तादाद में लोग आते हैं जो फिर अंदर जाने का तरीक़ाकार होता है, तो ये कंसर्न्स तो हैं। आप लोगों के पास इसका अल्टरनेट प्लान क्या है? कोई SOPs हैं आप लोगों के पास? अभी जो मैंने आपको बात किया, आपने उसका रिप्लाई दिया ना जी। आपने कहा ना कि मतलब इसके SOPs के ऊपर अमल नहीं हो सकता, इसका कोई नुकसान हो सकते हैं। इस तरह गवर्नमेंट भी बुला करके हमें ये कहते हैं किसी जगह पे, किसी प्लेटफॉर्म पे कि भाई ये हमारे प्रॉब्लम है, तो कम से कम किसी को तसल्ली तो हो जाती है। जब ये देख ही नहीं रहे, बुला ही नहीं रहे, किसी को नफरत की नजर से देख रहे हैं, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे?
इन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, कान जो है बहरहाल हमारा खुले नहीं ये है। आज का ठीक सेगमेंट है। करने का मकसद यही था कि उनकी आवाज़ पहुंचाई जाए हुकूमत तक, ताकि आप लोगों की भी अगर जिस हद तक हुकूमत दादरसी कर सकती है, हेल्प कर सकती है, हुकूमत को करनी चाहिए। अगर नहीं आप लोग थिएटर्स वगैरह खोल सकते हैं कोरोना की वजह से, आप ना खोलें, लेकिन कुछ माली मदद तो इन लोगों की जा सकती है ना, जिनका रोज़ गुजारा ही अपने इस काम पर होता था। ये ज़रूर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम वकी साहब, स्टेज अदाकार, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।